बच्चों, आज का टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट यानी ऑर्स्टेड का प्रयोग। चलिए कुछ बेसिक चीज को पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। तो वेक्टर को हम दो तरीके से गुना कर सकते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये सब आप क्लास 11 में पढ़े होंगे वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर में। फिर भी हम एक बार रिकैप कर देते हैं। तो वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक हो गया डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट और एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जहां ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये ए बी कॉस थीटा क्या है? एक नंबर है, नंबर यानी स्केलर है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए अलग वेक्टर है बी अलग वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जब इस दोनों वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 यानी ए बी साइन थीटा हो गया। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड कितना आएगा? ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप, ये जो एन कैप है इसका डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी के दिशा में, यानी एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन इसका डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी वेक्टर के ही डायरेक्शन में एन कैप होता है और यह दोनों वेक्टर ए पर भी लंब होता है बी पर भी लंब होता है, यानी ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसको आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए प्लेन ऑफ पेपर है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन, यह जो समतल है तल है, यह कागज का तल है जिस कागज में आप लिख रहे हैं। ये ए और बी दो वेक्टर है जो इसी पेपर के प्लेन में है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी आप देख सकते हैं किस तरह का रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से बी चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ए क्रॉस बी किधर होगा? अपवार्ड होगा, यानी ऊपर की ओर होगा। यह ए क्रॉस बी दोनों पर लंब होगा, ए पर भी लंब होगा बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। ध्यान से समझिए, ए और बी यह दोनों वेक्टर इस पेपर के प्लेन में है यानी कागज के तल में है, जबकि ए क्रॉस बी इस कागज के तल पर लंबवत ऊपर की ओर है। यह लंबवत नीचे भी हो सकता था अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम अगर बी क्रॉस ए देखें तब बी से ए अगर हम रोटेट करते हैं तो बी से ए रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड होगा, यानी बी क्रॉस ए वेक्टर जो होगा बी क्रॉस ए, वह बी और ए दोनों पे लंब होगा लेकिन नीचे की ओर होगा डायरेक्शन, और ए क्रॉस बी दोनों पे लंब होगा लेकिन ऊपर की ओर होगा डायरेक्शन। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी के तरफ होगा, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन यहाँ पर बी क्रॉस ए की तरफ होगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी के तरफ होगा। यानी ए क्रॉस बी, याद रखिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो अपवर्ड होगा, क्लॉकवाइज आ रहा है डाउनवर्ड होगा। दूसरा बात, अगर ए और बी पेपर के प्लेन में होगा तो ए क्रॉस बी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होगा उस प्लेन पर यह परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड होगा तब बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल होता है, एक निगेटिव पोल माइनस क्यू, एक पॉजिटिव पोल प्लस क्यू, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। उसी तरह से एक बार मैग्नेट जो होता है, छड़ चुंबक, इसमें भी दो पोल होता है। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस m है
और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m है, और दोनों पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो एक बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही यहाँ पर जो हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बार मैग्नेट को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। एक बार मैग्नेट में दो पोल होता है, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, इसीलिए एक बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। अगर बार मैग्नेट छोटा सा हो तब तो वो और अच्छा डाइपोल होगा, क्योंकि डाइपोल के हिसाब से डाइपोल का लेंथ काफ़ी छोटा होता है। तो अगर एक छोटा सा हम छड़ चुंबक लें तो वह एक बढ़िया मैग्नेटिक डाइपोल होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ए स्मॉल बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जब एक आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं जिस पर दो चार्ज है +q और -q, तो +q चार्ज पर कितना फोर्स लगता है इस फील्ड के कारण QE, और -q चार्ज पर कितना फोर्स लगता है QE। यह फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब +q चार्ज पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना -q चार्ज पे फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यह दोनों सिरे पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण इस पर एक टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क, ये टॉर्क किधर किधर लगेगा, क्लॉकवाइज। इस टॉर्क के चलते यह डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में घूमकर सेट हो जाएगा। यह डाइपोल कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमकर किधर सेट होगा, फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इसका पॉजिटिव पोल आगे रहेगा, निगेटिव पोल पीछे रहेगा। अब यहां पर देखिए, यह बी एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, यानी स्मॉल बार मैग्नेट। इसमें भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है +m, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ है -m। नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लग रहा है, mb। साउथ पोल पे कितना फोर्स लग रहा है, mb। इस दोनों फोर्स के चलते इस पर एक क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस टॉर्क का, यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू क्या लिखते थे, टॉर्क का वैल्यू लिखते थे P/E sin थीटा, जहाँ P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू क्या लिखेंगे, m, P के जगह m, E के जगह B sin थीटा। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, जहाँ P का वैल्यू हमने क्या बताया था, Q × 2L। याद करिए P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P का फॉर्मूला होता है Q × 2L। ये M क्या है, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। M का फॉर्मूला होगा M × 2L। जैसे यहाँ पर ये जो +q और -q है, +q के जगह यहाँ +m लेंगे और -q के जगह -m लेंगे। तो जैसे यहाँ +q पर कितना फोर्स लगा, QE, यहाँ +m पर कितना फोर्स लगा, MB, और -m पर कितना फोर्स लगा, MB। दोनों फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो इसके कारण टॉर्क लगेगा, और यह मैग्नेट जो है, यानी ये जो डाइपोल है, यह फील्ड के डायरेक्शन में सेट होगा, यानी इसका नॉर्थ पोल आगे रह जाएगा, पॉजिटिव पोल, और साउथ पोल पीछे रहेगा। तो जब भी हम चुंबक को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह चुंबक पर एक टॉर्क लगता है, फील्ड के कारण उस चुंबक पर एक टॉर्क लगता है, और वह मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। For a long time, it was considered that electricity and magnetism are two distinct phenomena. काफ़ी लंबे समय तक ऐसा समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग फेनोमेना है, अलग घटना है, और मैग्नेटिज्म अलग घटना है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 1820 ईस्वी में, इन 1820, ऑर्स्टेड कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रयोग किया, किस ईस्वी में, 1820 में। ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिस आधार पर ही फाउंड, उन्होंने पाया, द इफेक्ट्स ऑफ करेंट ऑन मैग्नेट, मैग्नेट पर करंट का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर किसी मैग्नेट को
किसी करंट के नज़दीक रखेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा मैग्नेट पर। ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, यह ए बी एक वायर है, इस तार को एक बैटरी से जोड़ा। हमने यहाँ पर बैटरी को नहीं दिखाया है, इस तार को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। इस बैटरी के कारण इस वायर में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब इस करंट कैरिंग वायर के बगल में एक हम मैग्नेटिक निडल या कंपास को रखते हैं। आपको हम कंपास के बारे में पिछले क्लास में जानकारी दे चुके हैं। कंपास में एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है जिसमें 2 पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जैसे ही इस धारावाही तार के बगल में हम इस निडल को लाएंगे तो यह निडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम निडल को यानी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसके कारण वो घूमकर फील्ड के डायरेक्शन में सेट होता है। तो यहाँ पर ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि इस तार में जैसे ही धारा प्रवाहित होता है, इस वायर में जैसे ही करंट फ्लो होता है, यह निडल घूमता है यानी डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निडल घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस वायर के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क के कारण ये घूमता है और घूमकर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये सेट होगा। नॉर्थ पोल फील्ड के आगे रहेगा, साउथ पोल पीछे रहेगा। फिर उन्होंने ऑर्स्टेड ने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को बदल दिया। यहाँ पर जो आपने बैटरी लगाया है, बैटरी के टर्मिनल को अगर आप चेंज कर दोगे, एनोड को कैथोड कर दोगे, कैथोड को एनोड, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो उन्होंने करंट का दिशा बदल दिया। तो करंट का दिशा बदलने से यह निडल जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा। यानी पहले इसका जिस दिशा में डिफ्लेक्शन था यानी विक्षेप था, उसके ठीक उल्टा दिशा में डिफ्लेक्शन होने लगा। कब, जब करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया तब। इसका मतलब ऑर्स्टेड ने क्या समझा कि इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, करंट का डायरेक्शन बदलने से फील्ड का डायरेक्शन बदलता है, फील्ड का डायरेक्शन बदलने से टॉर्क का डायरेक्शन बदलता है और निडल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि करंट के कारण यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जबकि इस प्रयोग से पहले यही समझा जाता था कि केवल मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, करंट के कारण कोई फील्ड क्रिएट नहीं होता। लेकिन ऑर्स्टेड ने इस प्रयोग से साबित किया कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें कंपास को लाने पर उसका निडल डिफ्लेक्ट होता है। निडल का डिफ्लेक्ट होना यह साबित करता है कि इस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब चूंकि करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो किसी चार्ज्ड पार्टिकल के मूव करने के कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल गति करता है। ठीक है, किसी गतिशील आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और करंट तो मूविंग चार्ज है, तो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यह खोज सबसे पहले ऑर्स्टेड ने ही किया था। इन दिस एक्सपेरिमेंट ए वायर इज केप्ट नियर ए मैग्नेटिक निडल। इस प्रयोग में क्या हुआ कि एक वायर को रखा गया, एक तार को रखा गया नियर ए मैग्नेटिक निडल, किसी मैग्नेटिक निडल के, ये निडल है, मैग्नेटिक निडल के बगल में एक तार को रखा गया। व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर, जब इस तार में करंट फ्लो होता है, देन निडल डिफ्लेक्ट, तो निडल क्या होता है, विक्षेपित होता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड, जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तो डिफ्लेक्शन जो है निडल का यानी इस सुई का जो डिफ्लेक्शन है यह भी रिवर्स होता है, बदल जाता है। ऑर्स्टेड कंक्लूडेड दैट, ऑर्स्टेड ने इस प्रयोग से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, मूविंग चार्जेज और करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, यानी कि मूविंग चार्ज या करंट जो होता है वह अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। काफी लंबे समय तक
ऐसा समझा जाता था कि विद्युत तथा चुंबकत्व दोनों अलग अलग परिघटना है। 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया और इस आधार पर उन्होंने चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक निडल या कंपास के निकट एक तार को रखा। जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो सुई विक्षेपित होती है, लेकिन जब धारा की दिशा बदल जाती है तो सुई के विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाती है। ऑर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि गतिशील आवेश या विद्युत धारा अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को हिंदी में विद्युत बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है ऑन ए स्टैटिक चार्ज एज वेल एज ऑन ए मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों चार्ज पर फोर्स लगाता है, बट मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सर्ट्स फोर्स ओनली ऑन ए मूविंग चार्ज। अब देखिए कितना बड़ा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह रुके हुए चार्ज पर तो बल लगाता ही है, साथ ही साथ गतिशील चार्ज पर भी बल लगाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पर फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज पर भी, मूविंग चार्ज पर भी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टैटिक चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यानी जीरो फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज डाल दो तो उस पर एक फोर्स लगेगा। विद्युत क्षेत्र एक स्थिर आवेश और एक गतिमान आवेश दोनों पर बल लगा सकता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र केवल एक गतिमान आवेश पर ही बल लगाता है। यह डिफरेंस को अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पे फोर्स लगाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। फोर्स ऑन ए चार्ज Q बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। एक आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगा बल होता है F बराबर QE। यह फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के तरफ होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा QE होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू हमेशा Q इंटू E होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग होगा, निगेटिव होगा फील्ड के अपोजिट होगा। इस इक्वेशन में देखिए तो कहीं भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये जो फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यह चार्ज के स्पीड पर यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसका चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो, यह फोर्स उस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब चार्ज रेस्ट में होगा तो भी उस पर फोर्स लगेगा QE, और चार्ज मोशन में होगा तो भी उस पर फोर्स लगेगा QE। और इस फोर्स का डायरेक्शन या तो फील्ड के अलोंग होगा या फील्ड के अपोजिट होगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स या तो फील्ड के डायरेक्शन में होगा या फील्ड के अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। बट फोर्स ऑन ए चार्ज Q बाय ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। लेकिन एक आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल होता है। अब इसको समझिए। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये जो लाइन खींचा हुआ पैरेलल लाइन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज Q, ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल Q है, पॉजिटिव चार्ज है, ये v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और दोनों के बीच का एंगल, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इस Q चार्ज पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि यह चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो यह चार्ज पार्टिकल चूंकि मोशन में है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × V × B। इस फॉर्मूला को पहले देखो। इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? इस फोर्स, ये Q स्केलर है, चार्ज स्केलर होता है, लेकिन ये V × B वेक्टर है। तो इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन V × B के डायरेक्शन में होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो इस फोर्स का डायरेक्शन V × B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का दो ही डायरेक्शन होता है, या तो वो V × B के अलोंग होगा या V × B के अपोजिट होगा। अब इस डायग्राम में देखिए, V × B, जब हम V से B उंगली घुमाएंगे तो ये V से B कैसा रोटेशन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं ये V से B जो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर V × B है तो F का डायरेक्शन किधर होगा? F का डायरेक्शन V × B के अलोंग होगा या अपोजिट होगा। वह डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो इसीलिए जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन V × B के अलोंग होगा। अब देखो ये V है, ये B है, तो V × B एंटी क्लॉकवाइज है, तो V × B किधर होगा? अपवर्ड। यानी V × B वेक्टर जो होगा वो V और B दोनों पे लंब होगा, और V × B जिधर होगा उसी दिशा में F लगेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स F V पर भी लंब होगा, B पर भी लंब होगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, यह दोनों वेक्टर कागज के प्लेन में है, कागज के प्लेन में है। तो V × B जो होगा वह वेक्टर इसके प्लेन पर लंब होगा। ये V पर भी लंब होगा, B पर भी लंब होगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स V पर भी लंब होता है, B पर भी लंब होता है। मैग्नेटिक फोर्स F जो होता है V पर भी परपेंडिकुलर होता है, B पर भी परपेंडिकुलर होता है। या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। यानी V और B जिस तल में है उस तल पर लंब होता है मैग्नेटिक फोर्स F। मैग्नेटिक फोर्स F का दो ही डायरेक्शन होता है। अगर कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन या तो V × B के अलोंग होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका Q पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V × B के अलोंग होगा। अगर Q निगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V × B के अपोजिट होगा। तो दो ही डायरेक्शन होगा, अलोंग V × B या अपोजिट टू V × B। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन तो कहिएगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पूछे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो अलोंग V × B या अपोजिट टू V × B। यानी V और B जिस तल में है, V और B जिस तल में है उस तल पर लंबवत या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, वह डिपेंड करेगा किस तरह का रोटेशन है। अब F का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो F का मैग्नीट्यूड होगा F = Q, तो स्केलर है। अब V × B का मैग्नीट्यूड होता है V sin थीटा, जहाँ थीटा V और B के बीच का एंगल है। थीटा किसके बीच का एंगल है? V और B के बीच का एंगल है। तो F बराबर हो गया QV sin थीटा, यहां से B बराबर हो जाएगा F/QV sin थीटा। B बराबर क्या होगा? F/QV sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर सबका SI मात्रक यहाँ पे डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B का SI मात्रक निकलेगा। फोर्स का SI मात्रक न्यूटन हो गया, तो हमने यहाँ लिखा न्यूटन। चार्ज का SI यूनिट कूलम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो N/कूलम × मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो कूलम है और ये सेकेंड है, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर होता है करंट का SI यूनिट, यानी रेट ऑफ चार्ज फ्लो। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो N/, ये कूलम पर सेकेंड हो गया, एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम टेस्ला कहते हैं।
यानी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, जिसको टेस्ला कहते हैं। इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस। गॉस का सिंबल है जी। एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है? 10⁻⁴ गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन इक्वेशन 1 से निकलेगा। फोर्स का डायमेंशन रखो, चार्ज का डायमेंशन रखो, वेलोसिटी का डायमेंशन रखो, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, चार्ज का डायमेंशन it और वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1। L कैंसिल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। t और -t कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, t इनवर्स कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? mt-2 और i पर पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो i-1। अब देखिए नेक्स्ट, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स को हिंदी में लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या है? इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q विल बी। यदि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो आवेश Q पर लगा परिणामी बल होगा। अब जरा सोचिए, कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा, यानी Fe जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा Fb जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी उस चार्ज पार्टिकल पर दो प्रकार का बल लगेगा और दोनों फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वह उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और Fb यानी मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होगा। अब Fe का फॉर्मूला होता है QE और Fb का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। यहाँ पर Q कॉमन ले लो, E प्लस V क्रॉस B। यही हो गया रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। इस इक्वेशन को लॉरेंज इक्वेशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को लॉरेंज इक्वेशन कहते हैं, और ये जो नेट फोर्स आ गया, इस नेट फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। यह एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज ए लॉरेंज फोर्स। तो आप लिखिएगा कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट both in electric and magnetic field, then resultant force on the charged particle will be the vector sum of electric force and magnetic force, whose equation is given by the formula F equal to Fe vector plus Fb vector। अब Fe vector का वैल्यू हो गया QE, Fb का हो गया QV क्रॉस B, Q कॉमन ले लेंगे, E प्लस V क्रॉस B। इस इक्वेशन को लॉरेंज इक्वेशन कहते हैं और इस फोर्स को, या जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, सीजीएस यूनिट गॉस होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस होता है, कैसे प्रूफ करो। तो देखिए कैसे होता है। 1 टेस्ला को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्योंकि टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकला था F/QV sin थीटा, ये फॉर्मूला आया था। तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन,
चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब, वेलोसिटी का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। अब कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर कहेंगे, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को हम टेस्ला कहते हैं। तो 1 टेस्ला का मतलब हो गया 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब न्यूटन को हम डाइन में बदल देते हैं, यानी CGS यूनिट में। तो 1 न्यूटन का मतलब हो गया 10⁵ डाइन, बाय एम्पियर को बदल देते हैं AB एम्पियर। तो 1 एम्पियर में 1/10 AB एम्पियर होता है, एब्सोल्यूट एम्पियर। इनटू मीटर को बदलते हैं सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 10 कैंसिल होगा, 10⁵5/10 यानी 10⁴ डाइन बाय AB एम्पियर इंटू सेंटीमीटर, 10⁴। अब देखिए फोर्स का CGS यूनिट हो गया डाइन, चार्ज करंट का CGS यूनिट हो गया AB एम्पियर और लेंथ का CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिए थे, न्यूटन, करंट के लिए एम्पियर और डिस्टेंस लेंथ के लिए मीटर। यहाँ पर न्यूटन के बदले डाइन, एम्पियर के बदले AB एम्पियर और मीटर के बदले सेंटीमीटर। तो इसी को हम गॉस कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है टेस्ला, CGS यूनिट होता है गॉस। 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है +Q, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है +Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई पॉजिटिव चार्ज +Q है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, QE। अगर कोई निगेटिव चार्ज है -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो इस पर फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी QE लगेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक ही फॉर्मूला होता है F = QE, लेकिन डायरेक्शन इसका 2 डायरेक्शन हो सकता है, या तो फील्ड के अलोंग या फील्ड के अपोजिट। अब ध्यान दीजिए, इस फार्मूला में वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल चाहे रुका हो या चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है और मूविंग चार्ज पर भी फोर्स लगाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पर फोर्स लगाता है। फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग या फील्ड के अपोजिट होता है। समझते चलिए, 2 बात मैंने बताया। फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा या विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वह निर्भर करेगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव होगा तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब आइए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × V × B। ये फॉर्मूला होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F Q, V × B का मान होता है VB sin थीटा, जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, V और B। तो V, ये B वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब देखो V × B एंटी क्लॉकवाइज है, तब V × B का डायरेक्शन इधर होगा, V × B, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी फोर्स का 2 डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का 2 डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब V × B के अलोंग लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स का 2 डायरेक्शन होगा अलोंग V × B। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग V × B होगा, अगर चार्ज निगेटिव हो तो अपोजिट टू V × B। पॉजिटिव चार्ज हो तो अलोंग V × B, निगेटिव चार्ज हो तो अपोजिट टू V × B। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अलोंग फील्ड, अपोजिट फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अलोंग V × B या अपोजिट टू V × B। अलोंग V × B होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, अपोजिट टू V × B होगा जब चार्ज नेगेटिव होगा। यानी V और B दोनों पे लंब होगा। अगर ये V और B दोनों कागज के तल में हो तो V × B क्या होगा, कागज के तल पे लंब होगा।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा Q, ये जो Q है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो V क्रॉस B, अब V क्रॉस B ऊपर है तो फोर्स ऊपर लगेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो जैसे कि V क्रॉस B ऊपर है तो फोर्स नीचे लगता, V क्रॉस B के अपोजिट लगता। यानी आप सबसे पहले ये देखना कि V क्रॉस B किधर आ रहा है। अब देखना अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर V क्रॉस B जाएगा उधर ही F लगेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B जिधर लगेगा उसके अपोजिट। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है ये V क्रॉस B इसी डायरेक्शन में होगा या V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? जब ये निगेटिव चार्ज हो। यानी इस F का डायरेक्शन जो होता है ये V पर भी परपेंडिकुलर होगा, B पर भी। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है ये परपेंडिकुलर होता है किस पर? V पर भी, और मैग्नेटिक फोर्स F परपेंडिकुलर होता है किस पर? B पर भी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स पहला किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पर, यानी वेलोसिटी पर। चार्ज के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज रुका हुआ है, उसका वेलोसिटी 0 है तो यहाँ 0 रखिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चार्ज रुका हो या मूविंग हो, दोनों चार्ज पर फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज मूव करेगा तभी फोर्स लगेगा। चार्ज अगर रेस्ट में है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो एक डिफरेंस हो गया दोनों फोर्स के बीच में। क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का दो ही डायरेक्शन है, अलोंग फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग V क्रॉस B या अपोजिट टू V क्रॉस B। यानी यह मैग्नेटिक फोर्स V पर भी परपेंडिकुलर होता है, B पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हम यहीं रेस्ट करेंगे, यहीं पर टॉपिक को समाप्त करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बच्चों के मन में उत्सुकता है कि ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा। तो अभी 2-4 दिन वेट कर लीजिए, हम अनाउंसमेंट कर देंगे। बाकी ऑनलाइन हमेशा चालू रहेगा। आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास का मज़ा लें, आनंद लें। पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्लास खुलेगा कि नहीं यह सब देखिए, ये जो क्लास खुलना बंद होना, ऑफलाइन क्लास का कोई भरोसा नहीं है अभी फ़िलहाल। ये तो कोरोना का प्रभाव है ही, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी इसमें ऐड हो गया है। आप जान रहे हैं बिहार में इलेक्शन है, तो अब ये दोनों का मिला जुला प्रभाव है। ऑफलाइन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे। फिर मान लो स्टार्ट हो गया, फिर हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन ऑनलाइन आपका हमेशा चालू रहेगा। आप सभी बच्चे मन लगाकर ऑनलाइन क्लास पर ध्यान दें। आपको सारा मटेरियल, नोट्स वगैरह जो भी होगा, मेरे तरफ से प्रयास होगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर हम तैयार कर सकें। थैंक यू।